नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और आज की सबसे बड़ी खबर, जिस बात को लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी वही हुआ। रूस ने अटैक किया है यूक्रेन पर और उसके बाद से दुनिया इस युद्ध को रोक सकती है। यूक्रेन इस बात को लेकर गुहार लगा रहा है कि भाई दुनिया इस युद्ध को रोक सकती है। हालांकि हम आत्मरक्षा को तैयार हैं। कीव समेत 12 शहरों में धमाके की खबर आ रही है, ये बड़ी खबर। और इन सब के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि रूस ने हमला कर दिया है और रूस ने हमला किया है कई शहरों में। और रूस के अटैक के बाद यूक्रेन का यह बयान आया है कि दुनिया इस युद्ध को रोक सकती है। पुतिन की सेना ने पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला कर दिया है और वहां के विदेश मंत्री ने ऑफिशियल बयान दिया है कि रूस ने हमला किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, कई शहरों में हमले किए गए हैं, मिसाइल रॉकेट से हमले किए गए हैं। और अब तो वहां से ऑफिशियल बयान भी आ गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस ने हमला कर दिया है, पूरी ताकत के साथ हमला किया है। और एक तरह से वो पूरी दुनिया की तरफ निगाहें लगाकर बैठा हुआ है कि अगर दुनिया चाहे तो ये युद्ध है वो रुक सकता है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है, नेटो देशों से भी कर दिया है कि भाई कोई बीच में नहीं आएगा और हम हर परिस्थितियों से लड़ने और निपटने के लिए तैयार है। फैसला हो गया है, युद्ध होगा। और साथ साथ नाटो के साथ साथ यूक्रेन को भी कहा है कि आप हथियार डाल दो और पीछे चले जाओ। रूस ने यह भी साफ किया है कि हमारा कोई ये इरादा नहीं है कि हम यूक्रेन पे कब्जा करें, लेकिन जो विद्रोही वाले इलाके थे जहां पर यूक्रेन ने अपनी सेना भेजी है, उस विद्रोह को दबाने के लिए जो रूसी भाषी लोग हैं उनको वहां से अपनी सेना वापस करनी होगी। एक और बड़ी खबर, रूस के अटैक से हाइड्रो पावर स्टेशन तबाह हो गया है। यूक्रेन के 12 शहरों में मिसाइल से अटैक हुए हैं, जिसमें हाइड्रो पावर स्टेशन तबाह होने की खबर आ रही है। यानी अब ये युद्ध और भयानक रूप लेता जा रहा है। यूक्रेन के 12 शहरों में मिसाइल से अटैक किया गया है और इसमें जो खबर आ रही है, इस अटैक से हाइड्रो पावर स्टेशन पूरी तरीके से तबाह हो गया है। यूक्रेन के 12 शहरों में मिसाइल से अटैक किया गया है और कीव शहर समेत 12 शहरों में ये हमले किए गए हैं और रूसी सेना वहां पर अंदर पहुंच चुकी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की है। आप देखिए ये टैंक, ये तस्वीरें आप देखिए यूक्रेन की, जहां पर करीब 2 लाख से अधिक सेना पहुंच चुकी है रूस की। और अब समझिए यूक्रेन पूरी तरीके से फंस गया है। रूस ने भी साफ कर दिया है नाटो देशों को कि आप बीच में नहीं पड़े और इस पूरे युद्ध में। और नरेंद्र सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग काफी समय से चर्चा कर रहे थे कि भाई युद्ध जैसे हालात है, युद्ध जैसे हालात है, लेकिन यूरोपीय देश और रूस के बीच जो तनातनी, क्या उसके बीच यूक्रेन फंस गया क्या? बिल्कुल, देखिए हम बहुत लंबे समय से चर्चा करते आ रहे थे कि पुतिन आज के समय में इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सबसे पावरफुल और डिसिसिव लीडर हैं और वो अपने नेशनल कंसर्न के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। जितने भी बातचीत के दौर हुए, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ था या फिर यूएस के साथ था, वहां से किसी ने एक जो कंफर्मेशन जो रूस चाहता था वो नहीं दिया, बल्कि वन अपमैनशिप में लग गए थे सब। वो सोच रहे थे, अमेरिका अभी अफगानिस्तान से गया है, उन्हें पता है क्या स्थिति रही है पिछले कुछ अनेक युद्धों में, लेकिन वो सोच रहे थे कि प्रेशर में आने से ही रूस मान जाएगा। लेकिन हम हमेशा, आपको याद होगा कि अक्सर हम इस पर चर्चा करते रहे हैं कि रूस अपने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके पास में आके नाटो की सेनाएं तैनात हो जाएं और उनकी सारी इंफॉर्मेशन लेती रहें। तो वो उससे समझौता करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है और बातें ही इस मुद्दे को सुलझा सकती थी। लेकिन परहैप्स उन्होंने इतना सोचा नहीं था कि रूस इस हद तक जाएगा, जबकि रूस के इंटेंशन बहुत क्लियर हैं। अच्छा, एक चीज ये भी है सर, अब जो है जिन इलाकों में हमले की खबर आ रही है, रूस ने साफ कर दिया नाटो देशों से भी कि भाई आप बीच में नहीं आएंगे। और हम, जैसा कि प्रतिबंध लगाने की बात अमेरिका और यूरोपीय यूनियन कह रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम परिस्थितियों के लिए तैयार हैं, कोई भी हालात हो, फैसला हो चुका है, हम तैयार हैं। रूस ने पूरा निर्णय ले लिया है और स्पष्ट शब्दों में नाटो देशों को क्लियर कर दिया है कि अगर आपने आकर हमारे बीच में किसी तरह का दुस्साहस किया या सपोर्ट करने की कोशिश की तो उसके अंजाम आपको भुगतने होंगे और हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं
और हमने फुल फ्लेज निर्णय ले लिया है। आपने अभी जैसा बताया है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ऑलरेडी कंफर्म कर ही दिया है कि हमारे ऊपर रूस ने फुल फ्लेज आक्रमण कर दिया है। अच्छा, एक चीज समझना चाहेंगे सर, आखिर ये जो हमला हुआ उसके पीछे की वजह को हम कैसे दर्शकों को समझा पाए, क्योंकि यूक्रेन भाई सोवियत संघ से भी अलग हुआ वो है, और जैसा कि पुतिन के बारे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उनकी ये महत्वाकांक्षा है कि एक बार फिर से उसको, जैसा जो पुराना स्वरूप था सोवियत संघ का, उसको एक बार जोड़ा जाए। जॉर्जिया पर भी उन्होंने हमला किया था, अब यहाँ पर भी बात आ रही है, दो जो उनके प्रांत है उनको अलग देश बना ही दिया है। यहाँ पर फिर आखिर हमले की वजह क्या नजर आई? देखिए, ये हमला आज के कारण से नहीं है। अगर आप शुरुआत में जाएं, एक अपने दर्शकों के लिए अगर हम एक बेसिक जानकारी बताएं कि ये समस्या क्या है, हाँ, तो अगर आप जाएंगे सोवियत संघ के दौर में, जब ये सब एक जगह थे, जब सोवियत संघ जो था वो अनेक देशों का संगठन था, और जब ये मिखाइल गोर्बाचोव के टाइम में इसका विघटन हुआ जी, तो अगर आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा जो रूस की जो मैन्युफैक्चरिंग थी डिफेंस की, वो यूक्रेन में ही थी। हाँ, यूक्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जी जी इस सोवियत संघ का। हाँ, लेकिन जब इंटीग्रेशन हो गया तो फिर भी एक लूजली बाउंड आपस में रिलेशनशिप और वो सब उन देशों के साथ रहा जी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, जितने भी यूरोपियन यूनियन थी या नेटो कंट्री कह सकते हैं, उन्होंने धीरे धीरे पूर्वी यूरोप के देशों को अपने और उनका वो शुरू कर दिया कि वो हमसे मिलने लगे। और पुतिन इस चीज के खिलाफ थे। पुतिन नहीं चाहते थे कि कोई भी उनका पुराना सहयोगी, खासकर जो बड़े देश जो उनके पार्ट रहे हैं, वो नेटो की तरफ जाएं और उनकी सुरक्षा को खतरा हो। आपने देखा होगा कि यूक्रेन के भी जितने भी पूर्वी उत्तरी हिस्से हैं, जिस तरह से 2014 में क्रीमिया का इन्होंने सक्सेशन किया है, परहैप्स यूरोपियन यूनियन नेटो कंट्रीज को इस बात का देख लेना चाहिए थे कि उस समय वो कुछ नहीं कर पाए थे। क्रीमिया भी इंटरनेशनली यूक्रेन का ही हिस्सा रहा है जी। और लेकिन यूक्रेन के इन सभी हिस्सों में जो भाषा है, जो लोग फॉलो करते हैं, वो काफी हद तक रूस के काफी करीब माने जाते हैं, चाहे वो क्रीमिया का एरिया हो या जो अभी जो दो पूर्वी प्रदेश हैं जिन्हें रूस ने मान्यता दे दी है। सो वहां पर काफी समर्थन है और वहां फुल फ्लेज जो यूक्रेन गवर्नमेंट है, और यूक्रेन गवर्नमेंट को भी ये नहीं समझ में आया, वो धीरे धीरे यूरोप की तरफ को, नेटो कंट्रीज की तरफ को जाना चाहते थे। लेकिन संभवतया जब उन्होंने जिस दिन ये डिक्लेयर कर दिया और जब रिसेंटली ये अभी क्लियर हो गया कि नेटो में जाना है और उसकी तैयारी शुरू हो गई, तब से रूस का जो रवैया था वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया था और बहुत क्लियर कर दिया था कि नेटो कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन उन्हें आश्वासन दें, यूएस आश्वासन दें कि ये नेटो में नहीं जाएगा। हाँ। क्योंकि ये हमारी देश की सुरक्षा लॉन्ग टर्म में हमारी समृद्धता। अच्छा, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे कि यूक्रेन रूस के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमने 2015 का वो बयान सर अभी याद आ रहा है, जैसे हम लोग कश्मीर को बोलते हैं कि भारत का मुकुट है, वैसे ही पुतिन जी कहते थे कि यूक्रेन रूस का मुकुट है। तो ऐसे में वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं न कहीं किसी वजह से यूक्रेन का झुकाव नाटो की तरफ है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है जी, कि जितने भी अगर आप देखेंगे जो नेटो कंट्री, यूरोपियन यूनियन है, जब से खासकर जो पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है, क्योंकि पहले पूर्वी जर्मनी रशियन ब्लॉक में होता था, वार्सा कंट्रीज के साथ, जितने भी पोलैंड, रोमानिया, जितने भी ये कंट्री थे, लेकिन उनके लिए रूस ने पहले से ही स्पष्ट किया है, जब सोवियत संघ था तब भी वो उनके लिए इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद भी वो नहीं चाहते कि उनका सबसे क्लोज और जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और आज भी उनके लिए सामरिक महत्व का है, तो अपने सामरिक महत्व के क्षेत्र को आप कभी भी दूसरे संगठन या दूसरे देशों के अलाई नहीं बनना देना चाहेंगे, और यही सबसे बड़ी जो समस्या का कारण है। बिल्कुल, तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। करीब 12 शहर ऐसे हैं जहां पर धमाके की खबर आ रही है। हाइड्रो पावर स्टेशन भी तबाह हो गया है, और वहां के विदेश मंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है कि पूरी ताकत के साथ रूस ने हमला कर दिया है। और ऐसे में एक बार फिर से यूक्रेन पूरी दुनिया की तरफ निगाहें लगाकर बैठा है कि अगर दुनिया चाह ले तो युद्ध रुक सकता है। लेकिन सर, यहाँ पे रूस ने एक चीज साफ कर दिया है कि भाई वो कब्जा नहीं करेगा। जिन पूर्वी यूक्रेन की आप बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ विद्रोहियों को दबाने के लिए यूक्रेन वहां पर हमलावर है,
और पुतिन करीब पिछले 1 महीने से ये कह रहे हैं कि वहां पर वो नरसंहार कर रहा है, तो वहां से अपनी सेना वापस ले, ये मैटर क्या है सर, जरा समझाएं दर्शकों को। देखिए, जो ये 2 पूर्वी राज्य हैं यूक्रेन के, यहाँ पर भी जो रसियन एक तरह से समर्थित कह सकते हैं, भाषा संस्कृति सेम जो कल्चर के लोग हैं, और वहां समर्थन प्रो रूस ज्यादा है। वहाँ एक तरह से इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है जिन्हें अब रूस सरकार ने मान्यता भी दे दी है जी। वहाँ यूक्रेन ने पावर का यूज किया है और काफी जो वहां पर लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है, तो वो रूस का बहुत लंबे समय से कहना रहा है कि आप वहां पर अपनी कार्रवाई बंद करें, और अगर आप बंद नहीं करते हैं तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। आज भी वो कह रहे हैं कि आप वहां से वापस चले जाएं, हमारा कोई भी किसी को नरसंहार करने का कोई इरादा नहीं, सेना सरेंडर कर दे और वहां से खाली होकर चले जाएं जी। लेकिन यही एक मुद्दा है जो रूस के लिए एक बहुत बड़ा जो एक्शन लेने का, अपने सिक्योरिटी थ्रेट और वहां पर जो यूक्रेनियन एक्शन रही है, ये 2 मुख्य कारण हैं जिसके ऊपर। और तीसरी बात ये आ जाती है कि पुतिन इतने स्ट्रॉन्ग और डिसिसिव हैं कि आज की डेट में जो बाइडेन हैं, जो यूएस के जो राष्ट्रपति हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन वो करने की जहां तक बात आती है, क्या किया जब इन्होंने क्रीमिया का एक्सेशन किया था, बताइए, वो भी पूरा मिलिट्रीली ही किया था। हाँ बिल्कुल, देखिए चाहे उनका अफगानिस्तान का मेट्रो, इराक का मेट्रो हो, वहां से वो लोग खाली हाथ वापस लौटे हैं, तो ऐसे में पुतिन को भी लग रहा है कि भाई ये सिर्फ धमकी दे रहे हैं। लेकिन सर एक चीज ये भी समझना चाहेंगे कि अब इसमें अमेरिका पिछले 15 दिन से धमकी दे रहा है कि गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, युद्ध होगा तो फिर आपको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिनके भरोसे नाटो में बाकी जो सदस्य देश हैं, चाहे हम फ्रांस की बात कर ले, बाकी देशों की बात कर ले, तो उनका रुख थोड़ा सा भी लचीला है, मतलब वो रूस के साथ अपना बिगाड़ नहीं करना चाहते। देखिए, जितने यूरोपियन देश हैं उन्हें क्लियर पता है कि उनका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उनका जो ऑयल और गैस, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन, मेजॉरिटी कम्स फ्रॉम रसिया। अगर वो सैंक्शन लगाते हैं तो दे विल बी इफेक्टेड इवन मोर। तो वो एकदम कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे कि बिल्कुल विरोध में चले जाएं। हालांकि सबका मानना ये था कि शायद पुतिन और जैसा प्रेशर टैक्टिक यूज हो रही थी कि पुतिन उससे डरकर और पीछे अपनी सेनाओं को पीछे कर लेंगे। लेकिन पुतिन का जो कैरेक्टर है एज ए लीडर, एज ए हेड ऑफ नेशन, एज ए मिलिट्री लीडर आप कह सकते हैं कि वो आज की डेट में सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर हैं एज ए लीडर, अगर आप बात करेंगे जी। और वो उन दबाव में आने वाले नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अभी भी यूरोप का रवैया कोई बहुत आक्रामक या बहुत ये नहीं है कि हम साथ देंगे और वहां पर जाकर अपनी सेनाओं को भेज दें जी। तो ये जो है, ये सोचना पड़ेगा, बातचीत करना चाहिए था, कुछ समाधान करना चाहिए था, उनके भी कंसर्न को एक्चुअली से अवॉइड करने के लिए, क्योंकि नुकसान सभी का होने वाला है। अगर और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि रूसी सेना ने कीव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। ये बड़ी खबर आ रही है वहां से, एक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। कीव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सर जो हमारे भारतीय हैं, जिनको अभी एयर इंडिया का विमान पहुंचा था, लेके आया था, अब ऐसे में उन्होंने कब्जा कर लिया है, फ्लाइट बाधित हो जाएंगी, तो हमारे भी करीब वहां पे 15 से 20 हजार भारतीय हैं, छात्र हैं, वो लोग फंसे हुए हैं। कुछ समय के लिए अब हम सुन रहे थे सुबह से ही कि उस एयरपोर्ट को कब्जा करने की कोशिश चल रही है। हाँ। अब देखिए, जहां तक मिलिट्री शक्ति की बात है तो रूस बहुत पावरफुल है कंपेयर टू यूक्रेन। हाँ। और अगर वो निकल गए हैं तो कब्जा हो ही जाएगा। मुझे पूरा अंदेशा था कि कुछ आज इस तरह की खबर जरूर आ जाएगी। हाँ। क्योंकि वो फुल फ्लेज अटैक का मतलब जब आप ऑफिशियली, इवन पुतिन ने जब डिक्लेयर कर दिया कि हमने सब तैयारी कर ली और हमने शुरू कर दिया है जी। उन्होंने भी किसी तरह का कोई छुपा कर नहीं किया है, उन्होंने ओपन कर दिया है। तो जाहिर है उस कीव एयरपोर्ट को उनके लिए कब्जा करना कोई बहुत मुश्किल नहीं था। मुझे अंदेशा था कि ये खबर देर सवेर आज आ ही जाएगी। आपसे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन कुछ जो तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरों अपने दर्शकों को दिखा दें। कीव में आप देखिए, कीव में खबर आ रही है कि यहाँ पर बमबारी हो रही है, ये वहां की राजधानी है। खारकीव से भी आप देखिए धमाके की खबर आ रही है। ये खारकीव वही इलाका है जहां से रूसी सेना यूक्रेन के अंदर एंटर की है। और ओडेशा शहर में आप देखिए, वहां पे तो जबरदस्त धमाका हुआ है, और मारियोपोल में भी आप देखिए धमाका हुआ है। तो ये देखिए, वो अलग अलग करीब 12 शहर ऐसे हैं जहां पर धमाके की खबरें आ रही हैं। राजधानी कीव में भी आप देखिए, वहां पर धमाके की खबर आ रही है। और खारकीव ये वो इलाका है
जहां से रूसी सेना ने अंदर एंट्री की। ओडिशा और मारियुपोल इसके समेत करीब 12 ऐसे शहर हैं जहां पर खबर आ रही है कि शहर शहर बमबारी हो रही है और कीव एयरपोर्ट पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया है। अब ऐसे में सर, अब देखिए, अब ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आने लगी हैं, यानी बमबारी हो रही है, मिसाइल से भी हमले किए गए हैं, यानी अब ये युद्ध जो है ये भयानक होता जा रहा है। बिल्कुल, जो जिस तरह के हम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, चाहे वो खार्किव की हो या मारियुपोल की हो, कीव एयरपोर्ट की हो, हाँ, या ओडेसा, कहीं भी आप जिस रीजन में भी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जी, तो इससे स्पष्ट है कि जो रूस ने जो कहा है वो कर दिया है। वो सिर्फ ये नहीं था कि हम सिर्फ डराने के लिए कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर वो काफी देर तक बातचीत के लिए तैयार थे, संयम भी बरत रहे थे, जो जिस तरह की बात की गई थी, लेकिन संभवतया जो नाटो देशों का जो स्टैंड रहा है, वो सोच रहे थे कि शायद प्रेशर टैक्टिक से ही रसिया पीछे हट जाएगा, लेकिन अब जो एक्शन हो रही है वो जमीन पर एक्शन हो रही है, और इसका जो नुकसान है, जो खामियाजा है, वो यूक्रेन को ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। और अगर कुछ, मुझे लगता नहीं कि ये युद्ध लंबा चल सकता है। अच्छा। क्योंकि कोई भी डायरेक्टली इंटरवेन कर पाएगा, मुझे इस चीज पर अभी भी शक है। अच्छा, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक भी चल रही है और वहां के महासचिव भी बोल रहे हैं कि भाई युद्ध को रोकिए, युद्ध विकल्प नहीं है। भारत ने भी, भाई भारत क्या करे, भारत के पास तो ये भाई कि रूस भी हमारा दोस्त है, अमेरिका से भी हमारे बेहतर संबंध है और यूक्रेन से भी हमारे बेहतर संबंध है, तो ऐसे में हम भी वही कह सकते हैं भाई शांति बनाए रखिए। लेकिन रूस है कि अब तो मानने को तैयार नहीं। पुतिन के रवैयों को हर कोई जानता है कि वो स्पष्टवादी है, जो कहते हैं वो करते हैं। अब ऐसे में जो बैठक चल रही है, इस युद्ध को कैसे रोका जा सकता है, क्या हो सकता है? देखिए, जितनी भी संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद की जो बैठक चल रही है, उसमें कह रहे हैं कि रूस को नहीं करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, लेकिन जो असली मुद्दे हैं अगर उनको एड्रेस नहीं करेंगे, इफ यू वांट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, द रूट कॉज, और कहते रहे कि होना चाहिए, ठीक, हमारा जो भारत का स्टैंड रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमारे जो संबंध हैं रूस से भी उतने प्रगाढ़ हैं जितने अमेरिका से हैं, और यूक्रेन से भी उतने ही मजबूत हैं, और हमारा जो अभी तक स्टैंड रहा है कि बातचीत रिज्यूम होनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही हल आना चाहिए। लेकिन जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, नेटो कंट्रीज, यूक्रेन, फर्स्ट इज यूक्रेन, अगर यूक्रेन रियल स्थिति को नहीं समझेगा, शायद मैं समझता हूं कि यूक्रेन को भी कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि नेटो फोर्स आकर हमारे यहाँ और हमारी तरफ से लड़ेंगी, बट इन रियल टर्म्स जब रियल वार शुरू हो जाता है, पहले कुछ भी कहते रहे, अमेरिका ने भी 5000 अपने वो भेज दिए थे, लेकिन जब रियल युद्ध शुरू हो जाता है उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ना तो वो अभी लीगली बाउंड है, इट इज नॉट ए ऑफिशियली पार्ट ऑफ नेटो, तो कोई लीगल फाउंडेशन भी नहीं है, और रूस और अमेरिका की स्थिति आपने देखी है, पिछले कई एंगेजमेंट्स में बहुत साल हो गए, 10-10, 20-20 साल हो गए, कोई रिजल्ट ही नहीं आया, जिस उद्देश्य से गए थे वो उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ किस उससे आएंगे, वो सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन सर, इसको हम समझेंगे आपसे, इसको हम समझेंगे आपसे कि अब आगे अमेरिका और ब्रिटेन का क्या इसमें दखल होगा, नाटो देश उसमें क्या करेंगे, क्योंकि अब रूस ने भी साफ कर दिया है कि भाई हम तैयार हैं और फैसला हमने कर लिया है, अब आगे आपको जो करना है सो करिए, लेकिन आप बीच में दखल नहीं देंगे। और खबर आ रही है कि करीब 12 शहरों में बमबारी हो रही है और अभी तक जो है अब देखिए महाविनाश की तरफ दुनिया बढ़ रही है। अब देखना यह होगा, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, और अब हम आपको मैप के जरिए दिखाएंगे यूक्रेन के कई शहर जहां पर हमला किया गया है। कीव जो राजधानी है वहां पर हमले की खबर आ रही है, वहां पर भी बमबारी हो रही है। खार्किव का जो इलाका है, इसी खार्किव के इलाके से रूसी सेना अंदर एंट्री करती है और फिर करीब 12 शहरों में वहां पे धमाका किया जा रहा है। ओडिशा में तो जबरदस्त बमबारी की खबर आ रही है, और इसके अलावा अलग अलग शहर हम लगातार आपको बता रहे हैं। मारियुपोल में भी धमाके की खबर आ रही है। यहाँ पे तो एक जगह खबर है कि जो हाइड्रो पावर स्टेशन है उसको भी धमाके में उसको भी काफी नुकसान हुआ है। ये वो बड़े शहर है जहां पर धमाका किया जा रहा है। कीव जो राजधानी, वहां पे धमाके, और वहां पे खबर यह है कि जो उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर भी रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। खार्किव, इसी खार्किव के रास्ते से जो है रूसी सेना ने अंदर एंट्री किया। तो
तो ये वो शहर है जहां पर धमाके की खबर आ रही है और वहां पर रूस ने हमला किया है और कीव जो कि वहां पे उनकी राजधानी है, वहां पर एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। तो ये एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं और उसके पूरे मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जी भी हैं और उनसे भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब सर देखिए, हमने मैप के जरिए वो तमाम तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में धमाके हो रहे हैं। अभी क्या माना जाए कि ये हम विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या अभी इसमें कुछ बात बन सकती है? बिल्कुल, जो आज का दिन जो होगा वो बहुत निर्णायक दिन होगा। हाँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ तैनाती और छुटपुट घटनाएं थी, लेकिन आज से रूस ने फुल फ्लैश्ड यूक्रेन में के ऊपर अटैक कर दिया है और उनकी सेनाएं आगे बढ़ने लगी हैं। देखिए, जब एक्शन हो जाता है तब डेफिनेटली उसे कैसे मैनेज किया जाए। एक होता है कि युद्ध ना हो जाए, युद्ध हो जाएगा, आक्रमण करने वाला है, ये होना चाहिए, उस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब सर बड़ी खबर आ रही है, रोकेंगे आपको, बड़ी खबर आ रही है, रूस ने जिस तरह से यूक्रेन में हमला किया है, अब देखिए तबाही मचनी शुरू हो चुकी है। 300 लोगों की मरने की खबर आ रही है। यही तो है, जब युद्ध होता है तो आम लोगों को बड़ा नुकसान होता है, मानव जात को नुकसान होता है। यूक्रेन के गृह मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि 300 लोगों की मरने की खबर है। ये हमला किया गया है क्योंकि अगर मिसाइल से हमला होता है, बम दागे जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर जान माल का नुकसान होगा। और यूक्रेन ने साफ साफ अपने नागरिकों को कह दिया कि भाई आप लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। लेकिन जिस तरीके से बमबारी हो रही है, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। अब देखिए, यही महाविनाश है और इसीलिए रोका जा रहा था कि भाई युद्ध टल जाए, युद्ध टल जाए। पूरी दुनिया लगी हुई थी कि ये युद्ध टल जाए और बॉर्डर पर करीब 1 महीने से रूस ने अपनी सेना को तैनात कर रखा था, युद्धाभ्यास भी चल रहा था। हालांकि रूस ने कहा कि भाई हमारा हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हालात बनते गए, अमेरिका की तरफ से भी लगातार चेतावनी दी गई, नाटो देश भी उसमें सामने आ रहे थे और यूक्रेन की तरफ से भी जिस तरीके से एक इलाके में खबर आई थी कि जो पूर्वी यूक्रेन के जो कुछ इलाके हैं वहां पर हमला किया गया था, उसके बाद से रूस ने चेतावनी दी कि भाई नरसंहार आप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब देखिए सर, अब युद्ध का असर दिखने लगा है। यूक्रेन की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है, गृह मंत्री ने मौत की पुष्टि कर दी है कि 300 लोगों की मरने की खबर आ रही है। अब यह युद्ध भयानक भयावह होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, कोई भी युद्ध हो उसमें जान और माल दोनों की क्षति होनी अनिवार्य है। ये बिल्कुल कोई ऐसा युद्ध नहीं होता। अगर आप बॉम्ब से, अगर आप मिसाइल से अटैक करेंगे, अगर आप, होता क्या है कि जैसे जैसे हमें कहीं किसी एरिया में एंटर करना होता है, जब हमारी जो ग्राउंड फोर्सेज हैं, जब हम उन्हें आगे लेकर जाते हैं, उससे पहले हम काफी आगे के एरिया को सैनिटाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो भी टारगेट, जो भी हमें जो खतरा नजर आता है, जहां उनकी ठिकाने, सैनिक ठिकाने, जहां से वो कार्रवाई कर सकते हैं, हम उन चीजों को सबसे पहले दूर से ही एयर अटैक से, सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल से उन चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, ताकि हम आगे ज्यादा हमें उसका प्रतिरोध ना झेलना पड़े जी, ज्यादा हमें जो फ्रिक्शन है, जो अपोजिशन है, वहां से ना झेलना पड़े। इट मींस मेजर पावर को। सो कभी भी जब युद्ध होता है, ये नुकसान, ये बहुत ही दुखद है, लेकिन युद्ध का रिजल्ट यही होता है। इसलिए हमेशा बात की जाती है शांति की। और आज कहीं ना कहीं विश्व को, नेटो कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन को, यूएस को, यूक्रेन को, रसिया को, इन सभी देशों को सोचना होगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्या इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, इसका हल निकाला जा सकता है। बिल्कुल बातचीतों के जरिए निकाला जा सकता है। भारत भी इसी सोच का पक्षधर रहा है और यूएन में भी हमने इन्हीं चीजों को रेखांकित किया है। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले एक्शन लेने का होता है। लेकिन अब तो सर यूक्रेन फंस गया है लगातार। भाई अमेरिका की बात कर ले, ब्रिटेन की बात कर, ये लोग बोल रहे थे कि भाई हम आपके साथ हैं, अगर रूस हमला करता है तो उसको गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। नाटो देश भी कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। लेकिन अब क्या, यूक्रेन तो उनकी बातों में आ गया, हमला तो हो गया, अब वो किधर जाए? यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए कि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की बात को लेकर इतने आश्वासन तो उनसे ले लिए, लेकिन आज कौन सा आश्वासन, जब रियल युद्ध शुरू हो गया है, वास्तविक युद्ध
जब जमीन पर शुरू हो गया, जब उनका नुकसान, जान माल का नुकसान होने लगा है, उनकी इंस्टॉलेशंस, उनके एयरपोर्ट तक जो रशियन फोर्सेज आ गई हैं, आज कौन उनके साथ आकर रशियन से लड़ने को तैयार है डायरेक्टली? सो कहीं ना कहीं यूक्रेन को अपनी नीति के ऊपर, अपनी गवर्नमेंट में, अपने थिंक टैंक के साथ डिप्लोमेटिकली सोचना होगा कि हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए, अगर पुतिन ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, जो वो कहते हैं कि ये हमारा सिक्योरिटी कंसर्न, हमारे देश का लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कंसर्न था, जिसकी वजह से हम ये सब चीजें कर रहे हैं, हम उसे नाटो में नहीं जाने देते, लेकिन यूक्रेन को सबसे पहले सोचना होगा, आज उनका रोल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल लाइफ में जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। कहाँ है, कौन है, बताइए आज उसे काउंटर करने के लिए। हाँ, चलिए नरेंद्र सर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और चर्चा भी करेंगे कि आखिर ये युद्ध अब किस तरफ जा रहा है, क्या इसको रोका जा सकेगा, क्योंकि यूएन में बैठक चल रही है और लगातार रूस को समझाने की कोशिश भी की जा रही है कि भाई युद्ध किसी मसले का हल नहीं है और भारत भी यही कर रहा है। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है और इस हमले में अभी जो बड़ी खबर आ रही है, 300 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के गृह मंत्री ने खुद इसकी पुष्टि की है कि 300 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा सभी यूक्रेन के लोगों को यह हिदायत दी गई है कि वो अपने घर में ही रहें, बाहर ना निकले। और अब ये देखिए, ये युद्ध महाविनाश का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि करीब राजधानी कीव समेत 12 शहरों में धमाके की खबर आ रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहां पर खार्किव के रास्ते रूसी सेना अंदर पहुंच चुकी है। राजधानी कीव समेत कई शहरों में धमाके की खबर आ रही है और इसमें 300 लोगों की मरने की भी खबर आ रही है और इसकी पुष्टि भी हो गई है। खुद वहां के गृह मंत्री ने कहा है कि इस हमले में अभी तक 300 लोगों की मरने की खबर है। तो अब देखिए, अब ये लगातार युद्ध टालने की कोशिश पूरी दुनिया तो कर रही थी, लेकिन युद्ध हुआ और ये अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। कीव में आप देखिए धमाका, आप देखिए खार्किव में भी कई जगह धमाका हो रहा है। ओडेशा में आप देखिए कितना भीषण धमाका हुआ है और मारियुपोल में भी आप देखिए। तो लगातार अलग अलग शहरों में धमाके की खबर आ रही है और अब तक 300 लोगों के मरने की भी खबर है। यानी अब विनाश की तरफ हम बढ़ चुके हैं। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बॉर्डर पर करीब 1 महीने से तनातनी बनी हुई थी, पहले रूस ने करीब 1,35,000 अपने सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात कर रखा था। इसके बाद से तमाम जो है मान मनोबल का भी दौर चला। इन सब के बीच जो है अमेरिका की तरफ से भी लगातार जो है कहा जा रहा भाई यूक्रेन घबराओ मत, हम आपके साथ हैं, अगर रूस ने हमला किया तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच रूस ने हमला कर दिया है और हम लगातार आपको एक एक तस्वीर दिखा भी रहे हैं कि भाई किन किन इलाकों में हमला किया गया, वो भी हम आपको दिखाएंगे मैप के जरिए। यूक्रेन के कई शहरों में हमला हुआ है, करीब राजधानी कीव समेत 12 शहर ऐसे हैं जहां पर हमला किया गया है। ये खार्किव का इलाका है, खार्किव से रूसी सेना अंदर घुसी है और वहां से फिर करीब 12 शहरों में धमाके की खबर आ रही है। इसके अलावा ब्लैक सी से भी वो हमला अपना ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। ओडिशा जो शहर है वहां पर भी कामना कर रहा है कि ये युद्ध रुके, क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है तो जान माल का बड़ा नुकसान होता है। और हमारे करीब 20,000 भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और एयर इंडिया का जो विमान हमारा उन लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए गया था वो वापस लौट आया है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से धमाके हो रहे हैं, कीव एयरपोर्ट पर भी उसको बंद कर दिया गया संचालन। अब वहां पर खबर है कि रूसी सेना ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो ऐसे में एयर इंडिया का जो विमान है वो वापस लौट आया है। हमारे जो भारतीय फंसे हुए हैं और लगातार यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं भाई युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, हमारे जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन अब देखिए, अब चूंकि युद्ध शुरू हो चुका है, ऐसे में हमारे करीब 20,000 भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। एयर इंडिया के एक विमान इसके पहले गया था, करीब 250-300 लोगों को लेकर वापस लौटा था। लेकिन अब जो सुबह विमान गया था वो वापस लौट आया, क्योंकि सुबह से ही हमले की खबर आ रही है कि एयरपोर्ट जो है वो भी उसका संचालन बंद कर दिया गया है, रूस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो अब जो हमारे भारतीय हैं वो फंस गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अब देखिए नरेंद्र सिंह जी, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध जो है विनाश लेके आता है। अब इसमें हमारे भारतीय फंसे हुए हैं। जो हमारा एयर इंडिया का विमान जा रहा था, जो कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले करीब 250-300 लोगों को लेकर वापस लौटा था, अब उसको वापस लौटना पड़ा।
बड़ी चिंता की बात यह भी है कि कैसे जो हमारे भारतीय हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, कैसे उनको वापस लाया जाए, कैसे उनको सुरक्षित जगह पर रखा जाए। देखिए, हमारे नागरिक जितने भी वहाँ पर हैं, भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो काम करने वाले लोग हों, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और उनकी सुरक्षा की चिंता हमारे देश, हमारी सरकार का प्रमुख उद्देश्य है, कंसर्न है। और इसीलिए सारे ईज कर नॉर्म्स जितने भी थे फ्लाइंग के, और शुरू कर दिया था इवैक्यूएशन। लेकिन जो आज हालात बन गए हैं, उस हालात में उनके लिए उचित ये होगा, क्योंकि इमीडिएट जब कहीं कॉन्फ्लिक्ट जोन चल रही होती, जब अटैक हो रहे होते हैं मिसाइल से, तो उसमें किसी भी सिविल एयरक्राफ्ट का जाना भी खतरनाक होता है, क्योंकि अनचाहे भी कोई वो टारगेट ना बन जाए। सो उसमें अवॉइड किया जाता है किसी भी वार जोन में एंटर करने के लिए, क्योंकि अभी एक फुल फ्लैश वार जोन हो चुकी है। हमने देखा कि 12 शहरों तक और इतनी जगह अटैक हो चुके हैं, इतना जान माल का नुकसान हो चुका है। तो ऐसे में जाहिर है फ्लाइट तो वापस आनी ही थी आज के हालात को देखते हुए। लेकिन आगे क्या होगा, जो उनका जो रवैया होगा, मेरा तो आपके माध्यम से यही सलाह होगी अपने सभी नागरिकों को कि वो बिल्कुल अपना ध्यान रखें और कहीं भी इधर उधर या एक्सटर्नल एक्टिविटी में नहीं जाएं। शायद वहाँ की सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि सभी अपने घर में रहें, ताकि कम से कम नुकसान हो, क्योंकि उनका भी जो निशाना होगा वो आमतौर पर जो सिविलियन आबादी है उस पर निशाना नहीं करेंगे। उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या इस तरह की जो चीज़ें होती, जब भी अटैक होता है वो किसी खास टारगेट पर होता है, लेकिन उसके आसपास ज़रूर है कि कुछ लोग को उसका अंजाम भुगतना ही पड़ता है और वो भी उसका मतलब शिकार बन जाते हैं। सो मैं तो बिल्कुल सभी लोगों से अपील करूंगा कि बिल्कुल अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, और जैसे ही समय अनुकूल होगा भारत सरकार पूरी फुल फ्लैज एफर्ट करेगी कि वहां से उन्हें निकाल कर लाए। आपने देखा है पास्ट में सभी डिस्टर्ब और युद्ध की एरिया से भी किस तरह से हम अपने लोगों को, इवन विदेशी नागरिकों तक को निकाल कर लाए हैं। तो आई एम श्योर कि हमारी जो सरकार है वो इसके लिए पूरा प्रयास करेगी और उस पर डिप्लोमेटिक से लगाकर वहां तक होंगे। लेकिन आज का जो टॉप जो एजेंडा है, आपने देख ही लिया है कि यूक्रेन को कुछ निर्णय लेना होगा। हाँ, यूक्रेन का निर्णय ही इस युद्ध को अब रुकवा सकता है, क्योंकि किसी के भी कहने से, देखिए, रूस का, अमेरिका को, कंप्लीट यूरोपियन यूनियन को, सभी देशों को बहुत साफ मैसेज है, और उस मैसेज का आप प्रभाव देख रहे हैं कि अभी तक इतना होने के बाद भी किसी ने कोई इस तरह का स्टेप नहीं उठाया कि वहां से उठाकर अपने एयर अटैक शुरू कर दिया। और अभी सिर्फ बयानबाजी हो रही सर। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि भाई अगर आपने जो हमला किया इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अरे ये बयान तो पिछले आप 20 दिन से दे रहे हैं। जब करीब 1,35,000 सेना को वहां पे तैनात किया गया था, तब भी उनके राष्ट्रपति और सब लोग बोल रहे थे कि वहां पर युद्ध होगा, गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसके बाद ही भाई कुछ सेना उनकी वापस चली आई, इसके बाद युद्धाभ्यास भी हो रहा था। वो बोल रहे थे भाई हम 1800 सैनिक भेजेंगे अपने यूक्रेन की मदद के लिए, हम टैंक भेज रहे हैं। तो वो सब कहां गया? यूक्रेन के ऊपर हमला तो आज हो गया, लेकिन रूस ने कोई आज हमला नहीं किया। करीब 6 महीने, साल भर पहले से उसकी तैयारी चल रही थी। जो भी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस युद्ध के पीछे कहीं न कहीं यूक्रेन का नाटो देशों की तरफ झुकाव है। अच्छा, 2 सुपर पावर, एक तरफ रूस, एक तरफ अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन नाटो की तरफ आ जाए, और रूस चाहता है, और बार बार वो समझा भी रहा है कि भाई आप नाटो की तरफ मत जाओ। अच्छा, इसमें पीछे भी बड़ा खेल है। रूस चाहता है कि वो नाटो की तरफ ना जाए, अमेरिका चाहता है कि वो नाटो की तरफ आ जाए, क्योंकि अगर वो नाटो में पहुंच जाता है, शामिल हो जाता है, जिसमें 30 देश हैं पहले से ही, तो अमेरिका रूस के बॉर्डर तक आसानी से पहुंच जाएगा नाटो के इसके इस्तेमाल करके। तो ऐसे में रूस यही चाहता है कि यूक्रेन को कि आप नाटो में न शामिल हो। यही विवाद है। चूंकि अभी डिफेंस एक्सपर्ट को आपने सुना, वो यही बोल रहे थे कि विवाद का जड़ यही है, और इसी वजह से रूस ने हमला किया है। और हम लगातार बता रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा, दखल दिया तो गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि युद्ध में मौत के लिए रूस जिम्मेदार होगा। तो अभी भी अमेरिका की तरफ से सिर्फ चेतावनी और धमकी ही दी जा रही है, लेकिन रूस ने हमला कर दिया। पुतिन ने कहा भाई हम हर नतीजे के लिए तैयार है, फैसला हो चुका है। बाइडेन ने कहा कि युद्ध से लाखों जिंदगियां खतरे में हैं, लेकिन युद्ध हो चुका है। और नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ, हमारे रक्षा विशेषज्ञ बने हुए हैं। नरेंद्र सिंह जी, देखिए, जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि ये जो पूरा युद्ध है उसके जड़ में नाटो देशों का मामला आ रहा है कि भाई यूक्रेन का झुकाव उधर है।
अमेरिका, ब्रिटेन चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए, रूस चाहता है कि भाई तुम नाटो में मत जाओ। तो क्या यही वजह है इस युद्ध की, या इसके पीछे कुछ और भी आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा। क्योंकि अमेरिका संभवतया वो एक डेमोक्रेसी, फ्रीडम, राइट टू चूज, उन चीजों पर तो फोकस करते रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जहां जहां इंटरवेंशन किया है, अगर आप जाएंगे 60s के दशक में जो चीन और वियतनाम वार, जो अमेरिका और वियतनाम वार हुआ था, और चाहे इराक में उनका इंटरवेंशन बहुत लंबे समय तक रहा हो, चाहे रिसेंटली जो अफगानिस्तान है, इसमें पिछले 20 वर्षों में क्या हुआ है। और वहां पर भी एक समय, क्योंकि वो भी रसिया के नजदीक है और रशियन फोर्सेस भी वहां पर थी, बट वो सोचते थे कि हम वहां जाकर हम सब कुछ कर देंगे। आप सोचिए कि इतनी दूर से आकर यूएस इंटरवेन करना चाहता है रसिया में। सो सी हाउ वर्ल्ड इज गोइंग अराउंड। पूरी दुनिया इस समय किस परिस्थिति से गुजर रही थी ग्लोबली, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे और दूसरे देश हों। कोविड के हालात से इकोनॉमी कहां पहुंच गई, आप सोचिए। चीन का क्या रोल रहा है, और जो रूस है, रूस में खुद स्थिति, जो इकोनॉमी है, वो बहुत बढ़िया नहीं है जी। लेकिन जो मुख्य मुद्दा रहा है इस युद्ध का, वो रसिया की लॉन्ग टर्म स्टेप, वो दोबारा नहीं रिपीट करना चाहते कि जिस तरह के हालात से सोवियत संघ टूटा था, वैसी कोई स्थिति फ्यूचर में उनके देश के लिए आए। अगर वो सराउंड हो जाएंगे अपने ही उस पार्ट में जो उनके सराउंडिंग है, जो उनके लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है, अगर वहाँ नाटो फोर्सेस अपने अड्डे बना लेंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन देने लगेंगी, वो विद्रोहियों को सपोर्ट करने लगेंगी जी। तो जाहिर है वो भविष्य देख रहे हैं, वो जो इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं, उसका कारण अपनी लॉन्ग टर्म अपने देश के इंटरेस्ट हैं बेसिकली। अच्छा, इन सब के बीच देखिए, यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, पूरी दुनिया से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन समेत विश्व में खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में आप लोग यूक्रेन की मदद करिए, हमको हथियार दीजिए, गोला बारूद दीजिए, हमारी मदद करिए और रूस को अलग थलग करिए। और वो ये भी कह रहे भाई हमारी सेना तैयार है। लेकिन अब आप सोचिए, कहां रूस, कहां यूक्रेन। यही थोड़ा इस इतने दुखद मोमेंट में, जब युद्ध शुरू हो गया है, इतने लोगों के मरने की भी खबर है, और जो कंट्री डायरेक्ट स्टेक होल्डर है जिसका नुकसान, वो इन्हीं के आश्वासन के ऊपर, इन नाटो देशों के आश्वासन के ऊपर, जो इतना रिजिड रहा और कुछ भी बातचीत करके एक डिसीजन लेने को तैयार नहीं थे, वो देख रहे हैं कि रूस ने काफी लंबा टाइम दिया है, तैयारी करते रहे हैं, कहते रहे हैं। उनका सिर्फ इवन जब जो जर्मनी के जो चांसलर हैं, जब जिस दिन पुतिन की उनके साथ लंबी मुलाकात हुई, 3 घंटे की बातें हुई जी। और भी लोगों के साथ बातें हुई, उन्होंने स्पष्ट नेटो कंट्रीज से ये आश्वासन मांगा था, यूरोपियन कंट्रीज से, इवन यूएस से, कि आप मुझे लिख के सर, आपको बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, यूक्रेन के 23 ठिकानों पर रूस का हमला जारी है। अभी तक हम लोग बता रहे हैं कि 12 शहरों में हमला, लेकिन अब खबर आ रही है 23 ठिकानों पर बमबारी की जा रही है, हमला जारी है रूस की तरफ से। यानी अब रूस पूरे तरीके से युद्ध के मूड में आ चुका है, और रूस ने साफ कर दिया है कि अब फैसला कर लिया है, अंजाम चाहे जो भी हो, हर अंजाम से निपटने के लिए तैयार है। यूक्रेन पर भारी अब बमबारी हो रही है, 23 ठिकानों पर रूस ने हमला जारी कर रखा है। यानी अब ये भीषण युद्ध होता जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से अब पूरी दुनिया से मदद मांगी जा रही है, पूरी दुनिया की तरफ निगाहें लगाकर वो बैठा है कि भाई हमारी मदद करिए, रूस को अलग थलग करिए। लेकिन इन सब के बीच रूस कह रहा है कि भाई हम आपके ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन आप हथियार डाल दो, सैनिकों को लेकर पीछे चले जाओ। अच्छा नरेंद्र सर, एक चीज ये समझाइए, रूस ये कह रहा है भाई हम कब्जा नहीं करेंगे यूक्रेन पे, आप हथियार डाल दो और पीछे हट जाओ। ये हथियार डाल दो, पीछे हट जाओ, ये मामला क्या है, दर्शकों को समझाएं। क्योंकि एक तरफ भाई ये हो रहा है कि भाई तुम पीछे हट जाओ, हम तुम पे कब्जा नहीं करेंगे, दूसरी तरफ युद्ध भी हो रहा है। यूक्रेन कहां से पीछे हटना, क्यों नहीं पीछे हट रहा, क्या मामला है ये? देखिए, कहीं ना कहीं यूक्रेन को कुछ पॉलिटिकल डिसीजन लेना होगा। अच्छा, अगर वो इसी स्टैंड पर चलते रहे, आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान ऑलरेडी एक दिन में। हाँ। आज डे 1 है एक्टिव, जो जब से उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया है,
और बहुत स्पष्ट शब्दों में पुतिन ने बोल दिया है कि हम हर अंजाम के लिए, हर चीज के लिए तैयार हैं। हाँ, ठीक है, दे हैव टेकन डिसीजन, ही हैज बीन ऑथराइज्ड, सब कुछ सोच समझ के पूरी तैयारी के साथ। लेकिन अगर यूक्रेन अभी भी उसी आशा में लगा रहेगा कि दुनिया आकर उनकी हेल्प करेगी, तो वो अपना ही नुकसान करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे जी। आप देखिए, अगर उनके पास भी जो एनर्जी है, जो उनके पास सोर्स थे, जो यूरोप को दे सकते थे, अगर वो उन्हें ही डैमेज कर देंगे तो इट विल टेक इयर्स टू गेट बैक टू द नॉर्मल। कई महीने, 6 महीने से साल भर का समय वापस होने में ही लग जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में लग जाएगा, तो कितना पीछे हो जाएगा। उन्हें अपना इंटरेस्ट देखते हुए जो बातें करनी थी, या जो नेटो कंट्री से जो सपोर्ट लेना था, वो उन्हें देखना चाहिए। और वो अभी भी जो अपील कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि उससे कुछ कॉन्क्रीट, कोई कुछ अभी बोलने को तैयार ही नहीं है, बस डिस्कशन हो रहा है जी। लेकिन किसी तरह का एश्योरेंस अगर वो कुछ दे दें तो बात हो सकती है। दुनिया के लिए एक्चुअली पुतिन ने जो कहा है, उनके कहने का मीनिंग है, बट जो यूरोपियन यूनियन या नेटो कंट्रीज ने जो अपनी स्टैंड ली है, वो स्टैंड प्रॉब्ली सोच रहे थे कि सिर्फ बातों से वो पीछे हो जाएंगे या प्रेशर टैक्टिक से हो जाएंगे। जिस तरह से यूएस ने अपने कुछ 5000 वहां से भेजे थे जो जा सकते थे, लेकिन उनकी टेरिटरी में नहीं भेजा किसी को भी। आज कोई भी एक डिसीजन कहीं ये नहीं कह रहा है कि हम भेजेंगे, हम लड़ेंगे, और वो सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। और सर, पिछले 15-20 दिन से हम तो लगातार खबर बता भी रहे हैं कि भाई हम 1800 सैनिक भेज रहे हैं, हम 5000 सैनिक भेज रहे हैं, कब भेजेंगे? अब तो हमला हो ही गया है। यानी अमेरिका को भी यही लग रहा था कि लग रहा है रूस सिर्फ धमकी दे रहा, हमला नहीं करेगा, लेकिन जितना हम आप पुतिन को समझते हैं, वो कड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, डे 1 से हमने कहा था, हम कहते आ रहे हैं आपके साथ डिस्कशन में जी, कि पुतिन जो हैं वो निर्णय लेने में सक्षम हैं, वो लेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट जहां मैटर करता है, वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और उनके लिए बहुत लॉन्ग टर्म है रसिया के सर्वाइवल के लिए। इसीलिए यूरोपियन यूनियन को, नेटो कंट्रीज को एक व्यवहारिक सॉल्यूशन पर आना था। अच्छे रिलेशन हो सकते थे, सब कुछ हो सकता था। अगर इसे अभी टालना था तो एक दिन में नहीं हुआ, अचानक हमला नहीं है। ये पूरा आप देख रहे हैं कि महीनों से किस तरह से क्या क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे पक्ष को भी देखेंगे, अगर हम सिर्फ एक को ही ब्लेम करें इस हालात में, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन नहीं किया है, इट इज नॉट सरप्राइज टू द वर्ल्ड, इट हैज बीन बिल्डिंग फॉर मंथ्स टुगेदर, और बातें भी हुई हैं, लेकिन बातों में कोई रिजल्ट नहीं हुआ है। और यूक्रेन आज भी उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर कोई, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में यूएस रसिया के साथ आएगा, और आएगा भी तो भी जो नुकसान होगा वो यूक्रेन का ही सबसे ज्यादा होगा, उनके नागरिकों का, उनकी इंस्टॉलेशंस का, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं आज की डेट में, जो तेल के, गैस के जी, और जो सेना के जो ठिकाने हैं, उनका और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो और ज्यादा वीक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, एक पेज और सर वो हम समझना चाहेंगे, जितना खुल के अमेरिका बोल रहा, हम देख रहे हैं ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, ये देश खुल के नहीं आ रहे हैं। ये खुल के जो है यूक्रेन के समर्थन, हाँ, बोल रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो इनके पीछे क्या है? ये कहा जाता है कि जो जितनी, जैसा कि आपने भी बताया, जो एनर्जी का मामला है, मैक्सिमम जो है करीब 40% सप्लाई और रूस करता है, तो ऐसे में ये लोग भी डायरेक्ट जो है रूस से भिड़ना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, कोई भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मोल नहीं लेना चाहेगा एज ए कंट्री टू कंट्री। आप देखिए कि यूक्रेन के जो रिसोर्सेज हैं, अगर इस युद्ध में रूस उन्हें बर्बाद कर देता है और अपने यहाँ से उन्हें सप्लाई नहीं देता है, तो यूरोप में ही क्राइसिस हो जाएगी। हाँ, इमीडिएट क्राइसिस, जिसे वो इमीडिएट मैनेज नहीं कर सकते हैं। इट वुड बी ए बिग क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। गैस और ऑयल जो डेली रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, और जिसका एक बहुत बड़ा पोर्शन, लगभग 1/3 इन्हीं कंट्रीज से आता है जी। सो इसीलिए आपने देखा होगा कि यूके ने कोई ऐसा अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, हम 10 एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, हम ये कर देंगे। ना ही कोई फ्रांस ने दिया है, ना ही कोई जर्मनी ने दिया है। जो यहाँ कंट्रीज मैटर करते हैं, जिनके पास फोर्सेस हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन के, बाकी कंट्रीज तो नाटो के सहारे ही रहते हैं। जो छोटे कंट्रीज हैं, उनके पास तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन जो सक्षम हैं, जो कर सकते हैं कुछ, वो भी क्लियर है, आज ही क्लियर है कि वो भी कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेने के मूड में नहीं है या स्थिति में नहीं। ठीक है नरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए। तो इस पूरे मामले में आप देखिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका कह रहे भाई गंभीर हालात आपको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन कोई भी देश
बाकी चाहे फ्रांस हो, जर्मनी, ये लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं और कोई रूस से सीधे हमला या टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है और यूक्रेन को ही अब जो है रूस का हमला झेलना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि आपातकालीन बैठक चल रही यूनाइटेड नेशंस में क्या फैसला निकलता है, क्या युद्ध टलेगा या अभी ये शुरुआत है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे।